तो नमस्कार विद्यार्थी, आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को देखेंगे, जो कि कक्षा 12 का पाठ नंबर 13 है। आप इस पुस्तक को एनसीईआरटी के आधार पे भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी, इनके अपन विशेष योगदान से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय देखेंगे, और उससे पहले भी मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन बताना चाहूंगा, जो कि महात्मा गांधी के बारे में तो नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ी मोटिवेट करेगी। देखिए क्या लिख रहा हुआ है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी का थोड़ा सा परिचय। महात्मा गांधी का परिचय क्या है वो देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से इन्होंने अपना जो जीवन काल की शुरुआत की थी, और किस तरीके से हमारे ये भारत में लौटे थे, और भारत में लौटने के बाद इन्होंने किन आंदोलनों के माध्यम से हमारे भारत में एक जननेता के रूप में जो है प्रयास किया था, और भारत को एक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया था। तो अगर मैं बात करूं तो आप देखिए महात्मा गांधी जी का परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है। परिचय में अपन थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और सामान्य जानकारी है। वैसे ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी है वो देखते हैं। देखो, महात्मा गांधी एक सामान्य परिचय। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी का जन्म जो है वो पोरबंदर की रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कितने अक्टूबर को बताओ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 69 1869 को हुआ था, वो भी पोरबंदर की रियासत में। अब ये पोरबंदर वाली जो रियासत आती है, ये ध्यान रखना है, ये आती है गुजरात में। कहाँ पे आती है बताओ? गुजरात में आती है, गुजरात में। ये उस समय एक पोरबंदर रियासत हुआ करती थी। इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था बताओ? करमचंद गांधी। इसीलिए ये अपने नाम के आगे लगाता था मोहनदास करमचंद गांधी। इसने अपने पिताजी का नाम भी जोड़ा है। इसका नाम तो था मोहनदास। गांधी जी का मूल जो नाम था वो क्या था बताओ? मोहनदास। और इसके पिता का नाम क्या था बताओ? करमचंद। तो इसने अपने पिताजी का नाम जोड़ दिया था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरीके से अपन जो देखते हैं, महात्मा गांधी बोलते रहते हैं। तो पोरबंदर रियासत के ये दीवान थे इनके पिताजी, और उनकी माँ, गांधी जी की माँ का नाम क्या था बताओ? पुतलीबाई था। गांधी जी की माता का नाम क्या था बताओ? पुतलीबाई था। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से की थी। कहां से की थी बताओ? राजकोट से की थी। ध्यान रखना है, राजकोट गुजरात में ही आता है। राजकोट कहाँ पे आता है बताओ? जैसे हमारे राजस्थान में, थोड़ी सी जानकारी दूं, हमारे राजस्थान में सबसे बेस्ट मूंगफली कहाँ की होती है? सबसे सर्वोत्तम किस्म की मूंगफली कहाँ की होती है? तो ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में बीकानेर की एक जगह है जिसका नाम है लूनकरणसर। कौन सी जगह बोल के बताओ? कौन सी जगह बोल के बताओ? वहां की जो मूंगफली है सबसे बेहतरीन मानी जाती है। ऐसे ही हमारे भारत में सबसे बेस्ट जो मूंगफली मानी जाती है राजकोट की। कहाँ की मानी जाती है? इसीलिए राजस्थान का राजकोट लूनकरणसर को कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? लूनकरणसर को कहा जाता है। समझ में आया? तो ये राजकोट ऐसे भी सीख गए अपन। तो ये जो है, इन्होंने अपनी जो जो पढ़ाई है, जैसे तुम अपने स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहे हो गांव में, इन्होंने अपनी शुरुआती जो प्रारंभिक शिक्षा अपन कह सकते हैं, चाहो तो आप 1 से 8वीं तक की ले लो प्रारंभिक शिक्षा को। तो इन्होंने ये राजकोट में पढ़ाई प्राप्त की थी, और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे बताओ? लंदन चले गए थे। हालांकि इसको 1 से 12वीं तक ही मान के चलेंगे, क्योंकि इसके बाद ये प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 12वीं तक की हो गई। उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के लिए, और या फिर ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ चले गए थे बताओ? लंदन चले गए थे। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवत गीता से परिचित कराया था। किससे परिचित कराया था बताओ? भगवत गीता। अब भगवत गीता के बारे में जानते होंगे, जानते हैं क्या? भगवत जो गीता है, जिसमें आपने देखा होगा जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो उस समय सारथी के रूप में भगवान कृष्ण काम कर रहा था अर्जुन का। तो अर्जुन ने क्या किया कि मना कर दिया था युद्ध लड़ने से। तो आपने देखा होगा कि अर्जुन को ज्ञान देता है श्री कृष्ण। अर्जुन कहता है कि मेरे गुरु है मेरे सामने, मेरे जो चाचा है, मेरे पिताजी है, रिश्तेदारी खोलने लग जाता है अर्जुन कि मैं इनको कैसे मारूंगा। तो फिर श्री कृष्ण बोलता है कि भैया ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो केवल एक नश्वर शरीर है। वो कैसे शरीर है? नश्वर शरीर है। ये समाप्त होंगे। इनके अंदर जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में चली जाएगी और वो जीव हो जाएगी,
और इस तरीके से ये शरीर ये आत्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होती रहती है। इसलिए ये शरीर जो दिखाई दे रहे हैं ये राख का ढेर है। किसका ढेर है बताओ? राख का ढेर है, जैसे ही जले खत्म बात। तो इसने कहा ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब नश्वर शरीर है, इनको ये मत सोचो कि ये मेरे फलाने हैं, मेरे ढिकाने हैं, ये है। ये युद्ध स्थल है, यहाँ पर तुम्हें तीर कमान चलाना होगा। क्या चलाना होगा? तीर कमान। तुम नहीं चलाओगे तो वो चला देंगे, तुम्हें मार देंगे। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ये श्री कृष्ण के जो है इन प्रवचनों पर आधारित महाभारत का एक पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं? भगवत गीता कहा जाता है। समझ में आया? तो इसने इसने जो भगवत गीता का जो नॉलेज लिया था, ये भी कहाँ लिया था बताओ? लंदन में लिया था। और इसने भगवत गीता को अपनी माता के समान माना था। फिर किसके समान माना था? माता के समान माना था। परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब देखो आगे की पढ़ाई देखो। अब ये पढ़ाई करके आ गए, लेकिन फिर देखिए पढ़ाई करने के बाद इनको अब जैसे वकील बन के आ जाते हैं, वकील की पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं बताओ? अब उनको चाहिए केस। उनको क्या चाहिए बताओ? केस। जैसे कोई मामला अटक गया है, कोई लफड़ा हो गया है, तो उसको सुलझाने के लिए अपन वकील के पास जाते ही नहीं जाते हैं? वकील के पास जाते हैं। तो एक व्यापारी था जिसका दक्षिणी अफ्रीका में कोई मामला चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए वो गांधी जी को चुनेगा वकील के रूप में, जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था बताओ? दादा अब्दुल्ला था। तो देखो 1893 की बात है, तुम्हारी किताब में भी लिखी हुई है। लिखा है नहीं लिखा है? ये लिखा हुआ है देखो। 1915 में जब गांधी जी भारत आए, तो उस समय का भारत, और 1893 में जब वे यहां से गए थे, कहां से गए थे? इंडिया से गए थे। अब क्यों गए थे इस बात को जानो। यहाँ पे देखो इसलिए गए थे ये। 1893 में दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी जिनका दक्षिणी अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था, शिपिंग का मतलब जहाजों का जो व्यापार था, ने गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका में मुकदमा, मुकदमा मतलब केस लड़ने के लिए क्या किया था भैया? आमंत्रित किया, इनवाइट किया। ठीक है, जिसे गांधी जी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका के लिए हो गए, बोलो क्या? रवाना। विदित है कि गांधी जी इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। राजनीतिक जीवन को काफी क्या किया है? प्रभावित किया है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। अब अश्वेत का मतलब क्या है? कि जो दक्षिणी अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते थे, एक तो काले लोग और एक कैसे लोग बताओ? गोरे जो लोग थे वो काले लोगों को जो है वो घृणा की दृष्टि से देखते थे। कैसी दृष्टि से देखते थे? घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी अफ्रीका में और भारतीयों को भी वो घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि भारतीय भी जो थे वो कैसे रंग के थे? वो लाल वर्ण के थे। कैसे वर्ण के थे? जैसे अपने भारतीय बिल्कुल व्हाइट नहीं है। अंग्रेज देखे तुमने? अंग्रेज तो बिल्कुल है सफेद फट रखे है या नहीं है? हाँ, बोर्ड जैसे रखे है। तो जो श्वेत लोग थे वो क्या करते थे? काले लोग और भारतीय लोगों पर नस्लीय टिप्पणियां करते थे कि ये ऐसे बेकार लोग हैं, ये ऐसे पैदा हुए, ये वैसे हुए, ये ऐसे हुए। इस चीज को गांधी जी ने महसूस किया। और एक बार तुमने सुना भी होगा कि गांधी जी जब 20 श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने उतार दिया था कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए, यहाँ पे तुम्हारा जो है अधिकार नहीं है, यहाँ से उतरिए। जबकि गांधी जी के पास टिकट था उस श्रेणी में बैठने का, लेकिन उसको किस आधार पर हटा दिया? नस्लीय भेद के आधार पे। ठीक है, कि तुम भारतीय हो। कौन हो बताओ? भारतीय हो। तो इसके लिए गांधी जी ने अपमान भी सहन किया था, और इसके लिए गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में क्या लड़ी थी? लड़ाई लड़ी थी। दक्षिणी अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, जब तो इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था भारतीयों ने। किया या नहीं किया? बाल बताया मैंने? अरे बताया नहीं बताया? तो इसलिए इनवाइट किया था कि इसने यहाँ पे इन अश्वेतों के लिए क्या लड़ी थी बताओ? लड़ाई लड़ी थी। और एक एक ग्रुप बनाया था इसने। देखते हैं वो कौन सा ग्रुप बनाया था, आगे देखते हैं। अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का क्या लिया था बताओ? निर्णय ले लिया कि अब नस्लीय भेदभाव के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तुमने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा शायद 11वीं में, 10वीं में सुना?
कि 11वीं में सुना? एक म्यांमार की वो महिला का नाम भी सुना होगा, क्या नाम था? हाँ, सांसूंग कुछ, आंग सान सू, वो भी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी? आन सान सू की, हाँ, वो हालांकि थी तो कहाँ की बताओ? इंग्लैंड की। उसको जब्त कर दिया था, जेल में डाल दिया था। ऐसे ही नेल्सन मंडेला जो था वो दक्षिणी अफ्रीका का एक काले वर्ण का व्यक्ति था। उसने भी ये नस्लीय भेद बहुत ज्यादा सहन किया था और आगे चल के गांधी जी की तरह लड़ाई लड़ी थी और आगे चल के वो दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति भी बना। पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो इसी तरीके से गांधी जी भी प्रेरित हुए। इस तरीके से गांधी जी और नेल्सन मंडेला की सेम सेम कुछ लड़ाइयां थी और ये लड़ाइयां केवल और केवल किसके लिए लड़ी इन्होंने बताओ? नस्लीय भेदभाव के लिए। कौन से भेदभाव के लिए? नस्लीय भेदभाव। देखो आगे आओ। उस समय दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का क्या नहीं था बताओ? अधिकार ही नहीं था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः 1894 में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा नटाल इंडिया कांग्रेस। क्या नाम रखा था बताओ? नटाल इंडिया कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिणी अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने में के बाद वर्ष 1915 में, वर्ष का बताओ? 1915 में वापस भारत लौटे थे। तो ध्यान रखना 9 जनवरी को, कितने जनवरी को बताओ? 9 जनवरी 1915 को ये सबसे पहले भारत में मुंबई के निकट एक बंदरगाह है जिसका नाम है अपोलो बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? अपोलो बंदरगाह। यहां से ये बंबई में से होते हुए ये भारत में लौटे थे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तुम लिख लो 1915 और 1893 के बीच में कितने साल का गैप रहा बताओ? 21 साल का। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका कितने साल रहे थे? कितने साल रहे? कितने साल रहे? लिख लो कॉपी मेरे, इसमें किताब में 21 साल रहे थे। तो ये गांधी जी का एक सामान्य सा क्या देख लिया हमने? परिचय। अब ये गांधी जी जब अफ्रीका में रहे थे तो कैसे लगते होंगे? ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि जब ये गांधी जी वहां पे रहे दक्षिणी अफ्रीका में तो ये कैसे लगते थे? तो भैया ऐसे लगते थे। ये कैसे लगते थे? ऐसे लगते थे। ये देखो काले कलूटे से, है ना? हाँ, ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ दिखा रखा है, सेम फोटो है। हाँ, तो गांधी जी बिल्कुल इस समय ऐसे लगते थे, बिल्कुल पतले से, जो आगे भी पतले से ही रहे। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ये गांधी जी के जीवन की शुरुआत होती है और हर नोट पे आप गांधी देखते हो। देखते हो नहीं देखते हो? हाँ, अब तो गोरा है, उस पे फिल्टर लगा रखा है। बच्चे कह रहे हैं अब तो गोरा है, तो अब तो उस पे फिल्टर लगा दिया, नोट पे तो सफाई दे देते हैं, लेकिन असलियत जो जीवन की शुरुआत होती है वो गांधी जी की इस तरीके से होती है। ऐसा जीवन स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ऐसे ही तो हम लगते हैं, जब गांधी जी इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? है या नहीं है? सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद गांधी जी इतना कुछ कर गए थे जीवन में, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? तो इन्होंने, इनके अंदर जज्बा था लड़ने का, इनके अंदर जुनून था आजादी का, और इनके अंदर एक अहिंसा का विश्वास था कि मैं अहिंसा पर रह चलते हुए भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और अहिंसा पर रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ किया भी था और भारत को आजादी भी दिलाई थी। क्या दिलाई बताओ? आजादी भी अब देखो आपका एक पहला सवाल ले रहा हूं मैं, ये रहा पहला सवाल, जो कि आपका, इसको आप निबंधात्मक सवाल भी कह सकते हैं और इसको आप जो है बड़ा सवाल भी कह सकते हैं। देखो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या कह रहा है वो देखो, भारत में गांधी जी द्वारा द्वारा किए गए शुरुआती सत्याग्रहों का वर्णन कीजिए। अब ध्यान रखना ये भारत में कब आ गए थे बताओ? 1915 में आ गए। तो जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे तो गांधी जी को भारत के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल भी क्या नहीं थी बताओ? तो आपको याद रखना है, मैंने बताया होगा या नहीं बताया तो अब बता दूं कि इनके एक गुरु हुए थे जिसका नाम, जो कि कैसे गुरु थे बताओ? राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम याद रखना है, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे उनका नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम आता है? हाँ, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हुए थे उनका नाम आता है भैया गोपाल कृष्ण गोखले।
अच्छे से याद रखना है इसको। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी कि पहले आप लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, इसलिए 1 साल तक आप पूरे भारत का भ्रमण करिए। क्या करिए बताओ? भ्रमण करिए, और तब भारत के बारे में आगे कुछ अगर करना चाहते हो तो वो चीजें करिए। तो गांधी जी को भारत में भ्रमण करने की जो सलाह दी थी वो किसने दी थी बताओ? बता दोगे आराम से? अब गांधी जी को कोई नहीं जानते थे, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन होना था। क्या होना था बताओ? उद्घाटन होना था। उसमें कुछ विद्वान साथियों को बुलाना था, तो गांधी जी को भारत में बुलाने का न्योता दिया जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में आप BHU भी कह सकते हो, BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी ने पहली बार जो है सार्वजनिक उपस्थिति दी थी। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस आता है यूपी में। कहां पे आता है बताओ? यूपी में। याद रखना है। अब यहाँ पर गांधी जी को इसलिए बुलाया गया था कि इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के लिए लड़ाई लड़ी थी, ना कि भारत में कुछ जनप्रिय थे। ये भारत में तो बिल्कुल जान अज्ञात थे ये। तो इनको तो इसलिए इनवाइट किया गया था कि इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के लिए क्या लड़ी थी? लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब इन्होंने भाषण देना स्टार्ट किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि कुछ वकील थे, कुछ जो बड़े बड़े लोग थे, उच्च वर्ग के थे, जिनमें आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से लोग थे। इनमें इनमें ऐसे लोग थे जिनमें जिनमें आपको जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं बता दूं। इसमें वकील थे, इसमें जमींदार थे, और इसमें डॉक्टर थे। ऐसे लोग थे। लेकिन कौन नहीं थे बताओ? गरीब लोग नहीं थे। कौन से लोग नहीं थे बताओ? गरीब लोग। तो कि भैया ये विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है ये अमीरों के लिए नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा किसकी भागीदारी होनी चाहिए? गरीब किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इन्होंने इस समय अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जोड़ा। ठीक है, तो अब अपन इनके आंदोलनों की कहानी की स्टार्ट करेंगे। देखो, 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने प्रारंभ में कई सत्याग्रह किए थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो जिस प्रकार है वो अपन देखते हैं। देखो, इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। देखो, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बातें भी लिखी हुई है। देखो, चलो इसमें ही लिख दिया था मैंने सारी बातें, वकील, जमींदार वगैरह, यानी सारी बातें। देखो देखो इनकी सार्वजनिक सर्वसाधारण के प्रति सहानुभूति कैसे प्रकट की थी इन्होंने। किसी को भी अगर अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो उसके लिए अपन को सहानुभूति लेनी होती है। क्या लेनी होती है बताओ? सहानुभूति लेनी होती है कि यार कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा करना चाहता है हमारे देश के लिए। तो वो होती है सहानुभूति। क्या होती है बताओ? सहानुभूति। तो आओ अपन गांधी जी की कुछ सहानुभूतियों की ओर चलते हैं। तो सहानुभूति किस प्रकार से है गांधी जी की वो देखते हैं। देखो, सर्वसाधारण सर्वसाधारण के प्रति सहानुभूति। देखो, गांधी जी की आम भारतीयों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। वे किसानों के शोषण से दुखी थे। किसके शोषण से दुखी थे बताओ? किसानों के शोषण से दुखी थे। फरवरी 1916 में, इस डेट को अच्छे से याद रखना है, फरवरी 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। किसके माध्यम से हो सकती है? किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इससे सुरक्षित रह सकते हैं, इसे सुरक्षित रख सकते हैं। गांधी जी का कहना था कि हमारे लिए स्वय शासन, स्वय शासन का मतलब होता है खुद का शासन, या स्वराज्य मतलब स्वय का मतलब स्वयं का राज्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति का मतलब है कि अंग्रेज किसानों की उपज का पूरा ही लाभ लेते जाएंगे, तब तक हम स्वय शासन नहीं कर सकते हैं, स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें किसानों को स्वतंत्र करना होगा, किसानों को उनके श्रम का लगभग लगभग पूरा लाभ दिलवाना होगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। गांधी जी ने किसानों के माध्यम से जुड़ने की बात की थी। और देखिए, अब इनके देखो यहाँ पे नोट में मैंने अच्छे से बता रखा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये।
नोट में लिखा हुआ है गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आई चाहिए बस। आगे का पेज देखो। अब देखो, उसी वर्ष मतलब 1916 में ही एक लफड़ा चल रहा था। कहां पे? चंपारण में। कहां पे बताओ? चंपारण में। आओ देखते हैं गांधी जी को जानकारी कौन देगा, कैसे देगा, वो देखते हैं। तो देखो भाई, देखते हैं इसको, गांधी जी को ये जानकारी किस तरीके से होगी वो देखते हैं अपन। आओ अगले पेज, इस पेज पे दूसरा पेज पलट गया। देखो गांधी जी की कहानी शुरू होगी यहां से, चंपारण के कहानी होगी, चंपारण से होगी यहां से। देखो, उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसानों ने उन्हें वहां के अंग्रेज, याद रखना अंग्रेज, अंग्रेज क्या कर रहे थे? नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। अब ये किसने बताया था वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। एक राजकुमार नाम का व्यक्ति था। कौन से नाम का व्यक्ति था बताओ? याद रखना है, हालांकि तुम्हारी किताब में नहीं दे रखा है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। राजकुमार नाम का एक व्यक्ति आएगा और राजकुमार नाम के व्यक्ति के द्वारा ही सबसे पहले इनको ये चीजों के बारे में गांधी जी को बताएंगे। तो गांधी जी इसका जो समर्थन करने के लिए, गांधी जी इसका समर्थन करने के लिए चंपारण जाएगा। कहाँ जाएंगे बताओ? चंपारण। तो गांधी जी को इस नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले कठोर व्यवहार की जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? राजकुमार शुक्ल था। कौन था? शुक्ल, याद रखना है। आओ आओ देखो, अब यहां से गांधी जी की कहानी स्टार्ट होती है, चंपारण से। तो गांधी जी के द्वारा पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया गया था भैया? और ये चंपारण किसान आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ? 1917 में। इतनी सी बात तो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए कि गांधी जी ने पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। और चंपारण आता है बिहार में। कहां पे आता है बताओ? बिहार में। देखो देखो भाई, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रही सत्याग्रह कहलाता है, 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया। वहां पर जो किसान नील की खेती करते थे उन पर यूरोपीय, यूरोपीय का मतलब अंग्रेज, यूरोपीय निलहे बहुत अत्याचार करते थे। यूरोपीय निलहे का मतलब तो कुछ नहीं है, यूरोपीय बहुत अत्याचार करते थे। उन किसानों ने गांधी जी को अपनी समस्या बताई। किसानों ने किसको समस्या बताई बताओ? गांधी जी को अपनी समस्या बताई। इस पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंत में सरकार ने किसानों की शिकायतों को दूर करने हेतु क्या उठाए बताओ? कदम उठाए। तो गांधी जी अगर नहीं जाते तो इसी तरीके से उन पर क्या किए जाते बताओ? अत्याचार किए जाते। तो ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो था वो कहां पे था बताओ? चंपारण में। ये कब किया था बताओ? हाँ 1917 में। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा आंदोलन क्यों किया इन्होंने वो देखते हैं। तो दूसरे आंदोलन अपन चलते हैं खेड़ा में। कहां चलेंगे बताओ? खेड़ा। खेड़ा में चलते भाई। हाँ, खेड़ा सत्याग्रह। देखो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ वो देखो। ये कब की बात है बताओ? 1918 की। और खेड़ा जो आता है वो गुजरात में आता है। कौन सी रात में आता है? गुजरात में आता है। हाँ, दिन में आता है, अच्छा रात में आता है। ठीक है, देखो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और ये गुजरात में आता है। तो देखो गुजरात के, अपन बात करते हैं गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने से किसानों की हालात खराब हो गई भाई। क्या खराब हो गई? जैसे अभी तुमने देखा बरसात दनादन दनादन हुई, तुम्हारा बाजरा हुआ क्या? कितना सा हुआ? बहुत कम। अरे तो कुछ खेतों में हो गया, 1 टंकी हो गया बोल रही है। कोई बात नहीं, 2-5 खेतों में बढ़िया हो गया, लेकिन ज्यादातर खेत तो खराब हो गए ना भाई। बात ऐसी है कि
80% फसल खराब हो गई। 80% फसल क्या हो गई बताओ। अब 20% ऐसे हैं कि थोड़े ऊंचे पे है खेत, पानी बह के निकल गया तो बात अलग है। तो उस समय क्या हुआ था 1918 में, किसानों से क्या लेते थे बताओ, टैक्स लेते थे अंग्रेज। क्या लेते थे बताओ, जिसे कर कह सकते हैं। तो अंग्रेज टैक्स लेते थे। अब फसल खराब हो गई बताओ, अब किसान टैक्स कैसे दे बताओ। लेकिन उन्होंने नियम बना रखा था कि चाहे फसल खराब हो चाहे सही हो, कैसे भी हो, आपको इतनी उपज का इतना हिस्सा जो है ऑटोमेटिक जमा कराना होगा। अब जैसे ही साल आई और उपज देने की बात आई तो किसानों के पास कुछ था ही नहीं। अंग्रेज उनके मार देने लग गए, अत्याचार करने लग गए, शोषण करने लग गए, जबरदस्ती काम कराने लग गए, इस तरीके का व्यवहार करने लग गए। इस बात की खबर गांधी जी को लगी कि भैया इस तरीके से जुल्म ढाकर अत्याचार करके लोगों को विवश किया जा रहा है कर देने के लिए। क्या देने के लिए? तो गांधी जी गए फिर गुजरात के खेड़ा जिले में। कौन से जिला में बताओ? खेड़ा जिले में। और गांधी जी ने वहीं अनशन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? अनशन। अनशन का मतलब कोई भी खाना पीना जो है छोड़ के, सारी चीज छोड़ के, और एक जो है लोगों का एक समूह इकट्ठा करके और ये लड़ाई लड़ना कि भैया हम क्या नहीं देंगे बताओ, टैक्स नहीं देंगे बस। तो देखो आओ, किसानों ने लगान देने से क्या कर दिया बताओ? मना कर दिया। लगान देने का मतलब वही है फसल का हिस्सा देना, मना कर दिया। गांधी जी ने उनकी उनकी बात का समर्थन किया। यहां भी सरकार को झुकना पड़ा। यहां भी सरकार को क्या करना पड़ा बताओ? झुकना पड़ा। मतलब गांधी जी की बात मान लेंगे, झुकना पड़ा। और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान लगान देने में सक्षम है उन्हें ही जमा कराने का आदेश दे। जैसे ये बोल रही कि हमारा तो बढ़िया बाजरा हुआ है तो भैया तुम दो फिर लगान। जिनके नहीं हुआ है वो कहां से देंगे बताओ? समझ में आ रही है ना? अरे दे मत, समझाने की बात है या नहीं है? तो जिनके फसल अच्छी हुई है वो तो दे दो, जैसे देते आ रहे वैसे, या कम दे दो। लेकिन जिनके फसल नहीं हुई वो उनसे क्या ली गई थी? छूट दी गई थी। उनको क्या दी गई थी? छूट दी गई थी। अतः कुछ समय बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। अतः कुछ समय बाद यह आंदोलन क्या हो गया बताओ? खत्म हो गया। ध्यान रखना है। तो यहां दूसरा सत्याग्रह था गांधी जी का। अब पहला कहां पे हुआ याद रखो, पहला कहां पे हुआ और दूसरा कहां हुआ? अब तीसरा आ रहा है, और तीसरा हो गया अहमदाबाद में। तो इनका क्रम याद रखना है। पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में, और तीसरा आ जाओ अहमदाबाद में। क्यों हुआ? अहमदाबाद में मजदूर मील करेंगे। कौन से मील करेंगे? मजदूर जो मील में काम कर रहे थे वो करेंगे। यहाँ पे क्यों करेंगे वो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा बेसिक। देखो, एक मील थी, एक फैक्ट्री थी जिसमें बहुत सारे मजदूर क्या करते थे बताओ? काम करते थे। अब उस फैक्ट्री में चूहे हो गए बहुत ज्यादा। क्या हो गए बताओ? चूहे इतने हो गए उस फैक्ट्री में। आप देखते हो स्कूल में खूब घूमते रहते हैं अपने में, नहीं घूमते रहे क्या? अचानक से इनकी संख्या बढ़ जाए तो रोग लग जाता है। और चूहों से होने वाला एक रोग है जिसका नाम कौन बताएगा? है क्या पता? साइंस में नहीं पढ़ा है क्या तुम्हें? तो चूहों से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है प्लेग रोग। कौन सा रोग है? प्लेग रोग हो जाता है ये। जब ये रोग बराबर से कंटिन्यू रहता है तो आदमी की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे ही जब वो फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे थे तो उनको ये रोग हो गया भाई साहब। और इस रोग के कारण कई मजदूरों की जो है मौत हो गई। क्या हो गई बताओ? मौत हो गई। अब जो मजदूरों की जो मृत्यु हुई है उनसे हर्जाना मांगा गया था मील मालिक से। क्या मांगा गया था? मील मालिक से हर्जाना मांगा गया। तो मील मालिक ने देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और दूसरी घटना ये होगी कि मील मालिक से लोग अपना कैसे भी तो काम चलाए, काम तो करेंगे, इतने दिनों से कर रहे तो रिस्क लेके बेचारे काम कर रहे थे। तो उन्हें मील मजदूरों ने कहा था कि हमारी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? तनख्वाह बढ़ाओ, जिससे कि हम इलाज करवा सके, जिससे कि हम क्या करवा सके? इलाज। तो आओ इसकी कहानी सुनते हैं। देखो अहमदाबाद की, अहमदाबाद के मील मजदूरों का संघर्ष। ये भी कब की बात है बताओ? 1918 की। अहमदाबाद के कपड़ा मील मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़वाने के लिए मालिकों से कहा, लेकिन मील मालिकों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इस पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। क्या कर दी बताओ? हड़ताल कर दी।
गांधी जी ने मिल मजदूरों की मांग को जायज बताया और अनशन शुरू कर दिया। अंत में मिल मालिकों ने उनकी बात मान ली और गांधी जी ने अपना अनशन क्या कर दिया बताओ, समाप्त कर दिया, तथा यह हड़ताल भी क्या हो गई बताओ, खत्म हो गई। तो अनशन का मतलब यही होता है कि बैठ जाना एक जगह, एक जगह क्या हो जाना। जैसे तुमसे कहा जाए, जैसे मास्टर नहीं आए हैं, जैसे क्लास में एक साथ 3 मास्टर नहीं आए और क्लास खाली चल रही है, क्या चल रही है, खाली चल रही है, और तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का और कोई भी मास्टर पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो तुम कर देंगे बाहर जाके आंदोलन, अनशन कर देंगे कि भैया हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम बाहर बैठ रहेंगे चुपचाप। तो फिर लगेगा कि यार ये बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, सब देखेंगे आएंगे जाएंगे, यार ये कैसे बैठे हुए हैं, कि भैया हम अनशन पे बैठे हुए, ना तो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कौन नहीं आ जाए, मास्टर। ऐसे बहुत सी बार होता हुआ मैंने देखा है। देखो आवाज नहीं, जैसे कि कोई तुम्हें बहुत बढ़िया मास्टर पढ़ा रहा था और अचानक से उसका जो है दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। तो बहुत सी बार देखा है मैंने कि स्कूल में बच्चे अनशन कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल का मतलब होता है कि स्कूल को लॉक कर देना, पूरे कोई स्कूल का गेट ही बंद, स्कूल का ही क्या बताओ, गेट ही बंद। अब ये ताला जब ही खुलेगा जब उस मास्टर का दोबारा ट्रांसफर हमारे स्कूल में हो जाएगा। तो इस तरीके से अनशन करने की बात जब आती है तो भैया जब तक ये मास्टर नहीं आएगा तब तक हम ना तो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम तो मुझे बताएंगे। जब आंध्र प्रदेश का गठन किया जा रहा था भाषा के आधार पर, तो एक व्यक्ति ने लगभग 63 दिनों तक किया था क्या, अनशन किया था, और उसकी बाद में क्या हो गई थी बताओ, मृत्यु हो गई थी। बताओ वो कौन था, आज ही बताओ कल बताओगे। क्या आ रहा है फोन, कट गया, वो कट गई होगी वीडियो यार। तो देखो, तो तुम बताना वो कौन था, ठीक है, तुमने पढ़ा नहीं क्या, तो बताओ ना पढ़ा है तो। ये कौन सी बात हुई, अरे कौन था वो जिसकी 68 दिनों बाद कुछ ऐसे मृत्यु हो गई थी, 63 जाने 68 दिनों बाद। अब बताओ नहीं, यहीं पे बिना मिर्ची प्याज के मुर्गा बनाया अभी है, कौन था। तो इस तरीके से ये अनशन होता है, क्या होता है बताओ, अनशन। कल बता देना कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या कर दी बताओ, हड़ताल खत्म कर दी। तो इस तरीके से ये तीसरा आंदोलन हुआ। उसके बाद एक अगला जो सत्याग्रह आता है वो आता है रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आता है बताओ, अब वेरी इंपोर्टेंट एक्ट है ये क्यों चालू किया था, आगे आओ देखो, आगे देखो आप रॉलेट एक्ट के बारे में समझो थोड़ा सा, बड़ा इंपोर्टेंट एक्ट है ये रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था वो देखते हैं। देखो कौन बताएगा रॉलेट एक्ट के बारे में, है क्या किसी को जानकारी। देखो भाई 1919 में, बस अभी हो जाएगा रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन को देख लेंगे। देखो रॉलेट एक्ट के बारे में समझिए थोड़ा सा। रॉलेट एक्ट कौन सा एक्ट, देखो भाई रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ये पहली बात तो ये याद रखना 1919 में हुआ था। इस एक्ट में मैं आपको बता दूं, इस एक्ट में क्या हुआ था कि किसी को भी बिना सजा के, बिना जुर्म किए ही जेल में डाल दिया जाता था। किस में डाल दिया जाता, जेल में डाल दिया, कोई सजा नहीं, मतलब सॉरी कोई जो अत्याचार नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, जो है वैसे ही केवल संशय के आधार पे ही, डाउट के आधार पे ही किस में डाल दिया जाता बताओ, जेल में। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी आंदोलन करेंगे। आओ देखो देखो, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में सत्याग्रह चलाया। दिल्ली और अनेक शहरों में लोगों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और विशाल जुलूस निकाले। जुलूस का मतलब जानते हैं, झंडे लेके, डंडे और झंडे जब तुम गांव में घूमते हो, है ना, वो जुलूस होता है। विशाल जुलूस निकाले, रैली कह सकते हो। पंजाब जाते समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। उपयुक्त आंदोलनों का कुशल नेतृत्व करने के कारण गांधी जी भारत के राजनीतिक जो है
ये आकाश नील छा गए और एक जननेता के रूप में क्या हुए थे, प्रतिष्ठित हुए थे। इन 3 आंदोलनों के कारण, और चौथा कह सकते हैं तो ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के कारण गांधी जी एक सामान्य नेता से एक जन नेता बन गए। क्या बन गए बताओ, जन नेता बन गए। और वो भी कैसे जन नेता बताओ, प्रतिष्ठित। कैसे बताओ, प्रतिष्ठित। और गांधी जी की बात को सब कोई मानने लग गए थे। तो इस तरीके से ये तुम्हारा यहाँ पे आंदोलनों वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक तुम्हें यहाँ पे मैं बता दूं, एक तुम्हें यहाँ पे कोष्टक में एक आंदोलन के बारे में दे रखा है, ये जैसे ये देखो, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन किसने तो शुरू किया था और क्या था, इस आंदोलन के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है वो भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है, वो भी देखे। देखो खिलाफत आंदोलन के बारे में समझिए थोड़ा सा। खिलाफत आंदोलन, देखो खिलाफत आंदोलन क्या था। तो पहली बार इसको समझिए कि ये जो खिलाफत आंदोलन था एक धर्म के आधार पर किया जाने वाला कुछ आंदोलन था, है ना। धार्मिक आंदोलन भी इसको कह सकते हैं अपन। धार्मिक आंदोलन कैसे था वो देखो। देखो भाई, खिलाफत आंदोलन 1919-20 में मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो आपको ये पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने और शौकत अली ने चलाया था। किस किसने चलाया बताओ। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी, पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहेगा। जो ऑटोमन साम्राज्य के जो स्थान थे, ऑटोमन साम्राज्य पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा है क्या। तुर्क में संचालित ऑटोमन साम्राज्य में जो भी गतिविधियां चलती थी, जो स्थान चलते थे, उन पर खलीफा का जो है साम्राज्य स्थापित करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था। देखो, जंजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बना सके। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका अंग बनाया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया था बताओ, समर्थन किया था। तो इसमें विशेष बात यही है कि तुर्की का जो मुस्तफा कमाल पाशा था वो जो है इस आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहा, जो पहले से उनके द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, उनको यहाँ पर बनाए रखने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जो कि किस किसने चलाया था, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना के द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। लेकिन बाद में मुसलमान और हिंदुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए गांधी जी ने भी इस खिलाफत आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। क्या किया था बताओ, समर्थन किया था। तो ये मैंने यहाँ तक के आपके 2 पेज के अंतर्गत जितने भी सवाल बनते थे उनको मैंने बताया है। और ये समझिए कि आपके ये गांधी जी के कुछ आंदोलनों के बारे में जानकारी दे दी जो शुरुआती आंदोलन थे। ठीक है, तो इसको रोक दो।